नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बड़े अंतराल के बाद एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आप एज्यूम कीजिए कि ये दो बच्चे हैं, ये दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं। कहने का मतलब इनको एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन से अलग, जो जिसे आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, उसके बच्चे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जो कि एक काफी समृद्ध फैमिली से आता है, एक रिच बैकग्राउंड से लगता है। और यहां एक बच्चा आपको दिखाई देता है जो कि आपको इसके अपीयरेंस से लगता है कि ये एक बच्चा जो है ये अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है। कहने का मतलब यहां पर शिक्षा के संसाधन और खाने पीने के संसाधन और जो अन्य बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वहां पर स्कार्सिटी दिखाई देती है। और यहां पर इस बच्चे को सभी संसाधन मिलते हैं। अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए किताबें, स्कूल और जितनी भी फैसिलिटी हैं इसको अच्छी तरीके से मिलेंगी। तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये अगर इन दोनों बच्चों की सोशल बैकग्राउंड तो एक ही है, लेकिन जो इनकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। कहने का मतलब अगर बच्चे को कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये दोनों बच्चे समान धरातल पर नहीं हैं। इन्हें समान धरातल पर लाने के लिए आपको पता ही है कि सरकार एफर्मेटिव एक्शन का प्रयोग करेगी। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 103वां संविधान संशोधन लाकर अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 में परिवर्तन किया। वहां पर भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, यहां पर भी सब क्लॉज 6 जोड़ा गया। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, एससी एसटी ओबीसी से इतर जो जनरल जो कास्ट थी, जनरल कैटेगरी थी, वहां जो बच्चे थे उनके लिए 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कोटा सरकार लेकर आई। और इन सभी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी सरकार ने इनको संसाधन मुहैया कराने का प्रयास किया। अब आप समझ लीजिए कि यही बच्चे अगर ओबीसी कैटेगरी से हों, देखिए दोनों बच्चे अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, यहां पर भी अगर सेम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो अभी हमने बात की थी अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में, वो है कि ये बच्चा जो है ये क्रीमी लेयर से आता है। कहने का मतलब यहां पर संसाधन पूरी तरीके से उसको उपलब्ध हैं। और यहां पर बच्चा अंडर प्रिविलेज है, ये नॉन क्रीमी लेयर में आता है। इस बच्चे के लिए जो भी उसको संसाधन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो खेल कूद से संबंधित हो, चाहे वो भोजन और अन्य जैसे कि रोटी कपड़ा मकान से संबंधित हो, तो यहां पर आपको एक कमी दिखाई देती है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बोला कि इसमें एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। उसके बाद रामनंदन कमेटी, जो रामनंदन प्रसाद कमेटी जो आई थी, उसने नॉन क्रीमी लेयर के लिए मतलब कास्ट की पहचान की कि कौन सी कास्ट जो है वो क्रीमी लेयर में रहेगी, कौन नॉन क्रीमी लेयर में रहेगी। तो ये ओबीसी में भी एक तरह से उसको कोटा को मीनिंगफुल बनाने का प्रयास किया गया। तो अब ये क्या हुआ कि जो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, माननीय जो गवई साहब हैं, उन्होंने क्या कहा कि एससी एसटी कोटा में भी एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये बच्चा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से होता और ये बच्चा भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से होता, और अगर इनके सामाजिक धरातल सेम होते लेकिन इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से ये दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से होते, मान लीजिए कि ये बच्चा जब नौकरी लगता है, इसके जो पिता हैं या मतलब ये खुद जब नौकरी लग जाता है कोटा या रिजर्वेशन का फायदा लेकर, तो आने वाली जो इस बच्चे की पीढ़ी होगी उसके पास तो निश्चित रूप से संसाधन पूरे होंगे। लेकिन ये बच्चा अगर किसी कारणवश इसको मतलब नौकरी नहीं मिलती है या जो जरूरी संसाधन है वो नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होगा, एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इस बच्चे का पीछा करेगा। तो एक कुचक्र में ये बच्चा रहेगा। इसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उस कुचक्र का या उस दुष्चक्र का मतलब शिकार बन सकती हैं। तो कहने का मतलब यहां तो एक ऐसा जो सर्कल चल जाएगा कि देखिए संसाधनों से संसाधन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और स्कार्सिटी से स्कार्सिटी उत्पन्न होती है। तो यहां पर एक दोनों ही एक चक्र का भाग बनेंगे, जिससे ये और अमीर होते जाएंगे और ये और गरीब होते जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा कि इस कोटा को भी, एससी एसटी कोटा को भी मीनिंगफुल बनाने की जरूरत है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मेरा एक सबसे अच्छा डिसीजन रहा वो एससी एसटी में क्रीमी लेयर लाने वाला, जो मेरा रूलिंग था उसको मैं पाथ ब्रेकिंग मानता हूं।
ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। तो दोस्तों आपको भी इसमें क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे आप सभी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों रामनंदन प्रसाद कमेटी का गठन कब हुआ, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद माननीय जो गवई साहब हैं, न्यायमूर्ति गवई साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है। ठीक है, अब ये जो फैसला है ये सरकार के पाले में है कि वो इस पर क्या डिसीजन लेकर आते हैं, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी में लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, ये अब हम उन पर छोड़ते हैं। जस्टिस गवई हैज ऑब्जर्व्ड दैट द एक्सक्लूजन ऑफ द एफ्लुएंट फ्रॉम कोटा बेनिफिट विल अलोन अचीव रियल इक्वालिटी। ठीक है, अगर कहने का मतलब यह है, इन्होंने कहा कि जिनको लाभ मिल चुका है और वो एक सुचक्र का भाग बन गए हैं जिसमें अमीर और अमीर बनता जाता है, सुविधा संपन्न व्यक्ति और सुविधा संपन्न बनता जाता है, यदि वो इस तरह के सुचक्र का भाग बन गया है तो उसको एक्सक्लूजन करना ही एकमात्र तरीका हो सकता है, किसको, अचीव द रियल इक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने अपना ये डिसीजन लिया। उसके बाद इन्होंने एक ये भी खबर आई कि गवर्नमेंट टू टेक कॉल, कि अब गवर्नमेंट का काम है कि वो सब कैटराइजेशन एससी एसटी में क्रीमी लेयर लाती है, सब कैटराइजेशन लाती है, ये सब कैटेगराइजेशन का काम अब गवर्नमेंट का है। अब हमने अपना मत रख दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एससी इंट्रोड्यूस द ओबीसी कोटा फॉर द स्टाफ रिक्रूटमेंट। अब हम उस ऑर्डर की बात करेंगे कि जो माननीय जो गवई साहब हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी, देखिए पहले ये हो चुका था कि एससी एसटी के लिए तो ये हो गया था कि जो जजों को छोड़कर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको छोड़कर जो स्टाफ है, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ होता है जो कि एक तरह से असिस्ट करता है, माननीय जो न्यायमूर्ति होते हैं उनको जो पूरी व्यवस्था होती है उसमें असिस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी स्टाफ के लिए भी एससी एसटी में का कोटा लेकर आया जाएगा, जो कि पहले नहीं था। इन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया और इससे बहुत ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, बहुत ही खुश हुए। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से एससी एसटी को दिया जाएगा उसी तरह से ओबीसी कोटा भी रहेगा स्टाफ की रिक्रूटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में जो स्टाफ रिक्रूटमेंट होगी। तो दोस्तों इस तरह से ये एक पाथ ब्रेकिंग रहा कि अगर मान लीजिए कि एससी एसटी का जो सब कैटराइजेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर ऐसा किया जाता है तो वो केवल यूपीएससी में नहीं आएगा, वो एसएससी में भी होगा, वो आरआरबी में भी होगा, वो अन्य सभी जो भी देश के एग्जाम होंगे सब में ही होगा वो सब कैटेगराइजेशन। तो ये आप देख सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब हैं, इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर इन द एससी एसटी वाज माय पाथ ब्रेकिंग रूलिंग ऑन अ पीआईएल। नागपुर का ये उन्होंने किसी सम्मेलन में ये इन्होंने हिस्सा लिया, किसी समारोह में, उन्होंने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ऑन सैटरडे सेड ऑन द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ हिज जुडिशियल करियर वाज द सुप्रीम कोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू अप्लाई द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल विद इन scheduled caste and scheduled tribe, describing it's essential to refine the concept of social justice। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को पूरी तरह से लाने के लिए, जैसा कि एक अच्छा मत यह है कि जो रिजर्वेशन है इसकी अगर परिभाषा एक शब्द में हो तो ये कहा जाएगा कि इट इज द इकोनॉमिक टूल फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है तो उसके लिए रिजर्वेशन एक इकोनॉमिक टूल की भूमिका निभा सकता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि अभी 104वां संविधान संशोधन आया था, उसमें क्या हुआ था कि जो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था 104th संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और उसमें क्या क्या कहते हैं, आर्टिकल जो 334 है ये इसकी व्यवस्था करता है, इसके अंतर्गत जो व्यवस्था है उसको 10 साल के लिए और सरकार ने बहुमत के साथ आगे बढ़ा दिया था, जिसमें कि जो एससी एसटी हैं उनके लिए लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है कि माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका जो ये डिसीजन रहा, इनका जो ये रूलिंग है, इससे आप कहां तक सहमत हैं, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो जनमत होता है,
ठीक है। अभी कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसमें जनमत का जो ध्यान जरूर रखा जाता है, और जो आपके कमेंट हैं, आपके मैसेज हैं, वो एक तरह से छोटा सा जनमत ही है। तो इसको मर्यादित भाषा में अपने कमेंट जरूर आप बताएं। आपको मैंने 3 कमेंट करने को बोला था, वो सभी कमेंट आप करें। और इस ईडब्ल्यूएस कोटा जो कई बार आप बच्चे बहुत सारे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो जनरल कैटेगरी जो है या अनरिजर्व कैटेगरी है या जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन का दावा करने के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, एससी एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, तो एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं है। तो दोस्तों उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये कहना सही है या नहीं सही है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो एससी एसटी में लेकर आया जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुझे आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।